प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी साहित्य के अध्ययन में मीडिया लेखन और अनुवाद का प्रश्न पत्र परंपरा के साथ साथ वर्तमान युग की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पत्र के स्पष्ट रूप से दो भाग हैं, मीडिया लेखन और अनुवाद। मीडिया वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके लेखन का क्या महत्व है, यह आप पहला भाग है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो दूसरी ओर अनुवाद वाले भाग में आप अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद के सिद्धांत, अनुवाद के स्वरूप और जिन क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, उन क्षेत्रों में उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनुवाद की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, उसके क्या सिद्धांत होने चाहिए और व्यावहारिक अनुवाद किस रूप में किया जा सकता है, इन सब बातों पर विचार करते हैं। हम आपसे स्पष्ट रूप से बता दें आपको कि दूसरे भाग अनुवाद के अंतर्गत हिंदी में साहित्यिक अनुवाद के सिद्धांत और व्यवहार पर आज हम आपसे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले अवधारणा के स्तर पर यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि अनुवाद का अर्थ होता है किसी एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में अंतरित करना, अर्थात कहे हुए को कहना, लेकिन कहने के बाद इस तरह से कहना कि जो कहा गया है उसका मूल भाव, उसका ध्येय, उसका उद्देश्य ना बदले। अब एक भाषा में कही गई सामग्री को या एक भाषा में व्यक्त किए गए भाव या विचार को यदि किसी अन्य भाषा में या अन्य भाषाओं में आप रूपांतरित कर रहे हैं, तो बहुत स्पष्ट है कि दोनों भाषाओं या उन सभी भाषाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दोनों भाषाओं के आप मास्टर हों, परंतु जिस बिंदु या जिस विषय का आप अनुवाद कर रहे हैं, कम से कम उसे लेकर दोनों भाषाओं की शब्दावली, उसके मुहावरों का संप्रेषण में उन दोनों भाषाओं की मूलभूत आवश्यकताओं का आपको ज्ञान होना ही चाहिए। इसके अभाव में आप सटीक अनुवाद कभी नहीं कर पाएंगे। साहित्यिक अनुवाद की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि एक भाषा में रचे गए साहित्य के पाठक उस भाषा को जानने वाले जितने हैं, अगर उतने ही रहें और वहीं तक वो साहित्य सीमित रह जाए, वो रचना सीमित रह जाए, तो प्रसार की दृष्टि से उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। वहां से ऊपर उठकर अन्य भाषा भाषी लोग भी उसे पढ़ सकें, गुन सकें, समझ सकें। यदि हम यह चाहते हैं तो फिर अनुवाद ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। स्पष्ट है, साहित्यिक अनुवाद के माध्यम से हम साहित्य के मूलभूत उद्देश्य कि वह सबके हित में होता है, उसे पूर्ण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। साहित्य की व्यापकता, साहित्य की लोकप्रियता के लिए अनिवार्य एक महत्वपूर्ण औजार है। यही कारण है कि हिंदी में साहित्यिक अनुवाद की परंपरा को उच्चतर धरातल, उच्चतर स्तर तक पहुंचाने के प्रयत्न सदैव किए जाते रहे हैं। यह अलग बात है कि संस्कृत में अनुवाद की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। अपेक्षाकृत आधुनिक काल में विशेषकर हम देखते हैं कि हिंदी में अनुवाद की परंपरा को समर्थन मिला। साहित्यकार इसके लिए आगे आए। अनुवाद का अध्ययन करने वाले लोग, भाषा विज्ञान का अध्ययन करने वाले लोग, अन्य भाषा भाषी लोगों की आवश्यकता का अनुभव करने लगे और अनुवाद की परंपरा आगे बढ़ती गई। यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि हिंदी में साहित्यिक अनुवाद एक अलग विधा के रूप में, संवाद के एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित हो चुका है। आज हम आपसे आपके प्रश्न पत्र, मीडिया लेखन और अनुवाद की आवश्यकता, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न और परीक्षक की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए साहित्यिक अनुवाद पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें उसके सिद्धांत तथा व्यवहार के साथ साथ विभिन्न विधाओं में
अनुवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन गुणों को ग्रहण करना चाहिए और किन अवगुणों की उपेक्षा कर देनी चाहिए, स्वीकार करने योग्य क्या है और त्याग करने योग्य क्या है, हेय क्या है और उपादेय क्या है, यह अनुवाद के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। लीजिए हम इस दिशा में अब अपना अगला कदम उठाते हैं और देखते हैं साहित्यिक अनुवाद क्या है और कैसे किया जाता है साहित्यिक अनुवाद। ठीक ही कहा गया है, हित से जो युक्त समन्वित है उसे साहित्य माना है। हित से जो युक्त समन्वित है उसे साहित्य माना है और सहित का भाव ही साहित्य का ताना बाना है। किसी भी भाषा में उसका विकसित रूप यदि आपको देखना है तो आप सामान्य बोलचाल में नहीं देख सकते। उसके लिए आपको उस भाषा के साहित्य की शरण में जाना पड़ेगा। लेखन की विभिन्न प्रणालियां जीवन में और व्यवहार में विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होती गई और धीरे धीरे भाषा के माध्यम से, भाषा के संस्कार के माध्यम से प्रकट होती गई। साहित्य किसी भी देश के चिंतन और उसकी पहचान का प्रतिमान होता है। संस्कृति और सभ्यता के विकास में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और भाषा यदि परिष्कृत हो, परिमार्जित हो, प्रवाहपूर्ण हो, प्रभावशाली हो तो उसका साहित्य भी उतना ही प्रभावशाली होता है। और प्रभावशाली साहित्य का दायरा यदि आपको बढ़ाना है तो निश्चित है कि उन लोगों तक उसे पहुंचाना होगा जिन लोगों ने वह साहित्य नहीं पढ़ा है। और यदि जिस भाषा में वह साहित्य रचा गया है उस भाषा को वे नहीं जानते तो उनकी भाषा में उसे रूपांतरित करके ही उन तक पहुंचाना होगा। बस यहीं पर हिंदी में साहित्यिक अनुवाद की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। साहित्य में भाषा का सुंदर, कोमल और हृदय को छूने वाला रूप प्रकाशित होता है। साहित्य के सिद्धांतों, शब्द शक्तियों के माध्यम से, काव्यांगों के माध्यम से, जैसे रस, छंद, अलंकार इत्यादि, और काव्य शास्त्र के मूलभूत गुणों के माध्यम से अनुवाद अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रकट होता है, उपस्थित होता है। जो भाषा जितनी संप्रेषणीय होगी उस भाषा का साहित्य भी उतना ही हृदय और मस्तिष्क को छूने वाला होगा। उसकी संप्रेषणीयता को बनाए रखने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि जिस भाषा में उसका अंतरण किया जा रहा है, जिस भाषा में उसका रूपांतरण किया जा रहा है, उस भाषा का भी ज्ञान अनुवादक को भली भांति होना चाहिए। उपसर्गों, प्रत्ययों का प्रयोग, वाक्य संरचना की तरफ ध्यान देना, मुहावरों का स्पष्ट ज्ञान। कभी कभी कई मुहावरे ऐसे होते हैं जो शब्दशः प्रयोग में नहीं आते हैं। जैसे हम कहें इट्स पैराडाइज ऑन अर्थ, वहां पर पैराडाइज और अर्थ दोनों अलग हो जाते हैं और हम सोने में सुहागा या सोने पे सुहागा के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। अब एक तरफ कहाँ पैराडाइज और कहाँ अर्थ और दूसरी तरफ कहाँ सोना और कहाँ सुहागा। ऐसे अनुवाद के मर्म को यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो साहित्यिक अनुवाद कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे संसार एक ग्राम में बदलने लगा, जिसे हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, विश्वग्राम कहते हैं, वैसे वैसे राष्ट्रों की संस्कृतियों और उनकी सभ्यताओं के बीच संवाद बढ़ता गया। विभिन्न राष्ट्रों की परंपराओं को, उसकी बुनियाद को, उसके व्यवहार को समझने में अनुवाद एक महत्वपूर्ण उपादान के रूप में सामने आया। एक तरह से हम कह सकते हैं
कि व्यवहार के स्तर पर हो या साहित्य के स्तर पर हो, संवाद वह प्रभावशाली माध्यम है, वह प्रभावशाली औजार है जिसका प्रयोग करके आप उसका विकास सुनिश्चित कर देते हैं। हिंदी में साहित्यिक अनुवाद के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण है मूल साहित्यिक रचना को समझना और उसका पाठ करना, लक्ष्य भाषा का निर्धारण करना कि किसमें अनुवाद करना है, और अनुवादक को दोनों भाषाओं का जानकार तो होना चाहिए, परंतु जैसा कि हमने पहले कहा कि सोने में सुहागा, यह बात तो तब चरितार्थ हो जाती है जब अनुवादक केवल उन भाषाओं का जानकार ना हो बल्कि उन भाषाओं का रचनाकार हो तो बहुत अच्छा है, उन भाषाओं का समीक्षक हो तो और भी अच्छा है, और उन भाषाओं का साहित्यकार हो तो निश्चित मानकर चलिए कि उसका अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, एक विधा के रूप में यदि हम देखें तो कविता का अनुवाद एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। सबसे पुरानी विधा है कविता, और हिंदी में भी वह सबसे पुरानी विधा है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। और फिर प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने तो कब से कह दिया कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। आंखों से उमड़कर एक भव्य कल्पना लोक से अपना संबंध स्थापित करते हुए, कहने वाले से पृथक होकर अलग होकर शेष संसार से अपना गहरा नाता जोड़ने के लिए जो कविता बेचैन रहती है, उस कविता को अनुवाद के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने की चेष्टा कोई साधारण कार्य नहीं हो सकता। अब आपने स्पष्ट समझ लिया होगा कि कविता का अनुवाद अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य क्यों है। हमारा तो यह कहना है कि कविता का अनुवाद करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से केवल एक अनुवादक, एक तकनीकी व्यक्ति नहीं बल्कि कवि होना चाहिए, जिसके पास कवि हृदय नहीं है, कविता का भावबोध नहीं है, कविता के लिए शोध दृष्टि नहीं है। वह व्यक्ति मशीनीकृत अनुवाद तो कर सकता है, लेकिन कविता के धर्म और मर्म से जुड़कर ऐसा अनुवाद नहीं कर सकता कि जो कहा गया है वह उसी रूप में, उसी भव्यता के साथ, उसी दिव्यता के साथ, उसी चेतना के साथ, उसी गहराई के साथ दूसरी भाषा में लोगों तक पहुंच जाए। शब्द शक्तियों का प्रयोग किया जाता है कविता में, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इनकी महत्ता को आप जानते हैं। काव्यांगों का प्रयोग किया जाता है, संकेतों, बिंबों, प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, रस, छंद, अलंकार की उसमें बहुलता होती है। एक भाषा में साहित्य के, विशेष रूप से कविता के इन गुणों से कोई व्यक्ति परिचित हो, परंतु अनुवादक के रूप में जिस भाषा में उसका अनुवाद कर रहा हो, उस भाषा में भी इन्हीं गुणों को यदि वह गहराई से न समझता हो तो सार्थक अनुवाद संभव नहीं हो पाएगा। कविता का देखा जाए तो अनुवाद नहीं, उसका पुनर्लेखन होता है, उसकी रीराइटिंग होती है, एक तरह से उसका पुनर्सृजन होता है। परंतु पुनर्सृजन करने में कविता के मूल भाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पुनर्सृजन के नाम पर आप कोई नया सृजन नहीं कर सकते। अपने भाव, अपने विचार या अपनी विचारधारा को थोपने की स्वतंत्रता आपके पास में नहीं रह जाती है। कवि ने जो कहा है उसके साथ पर काया प्रवेश के माध्यम से यदि आप उसकी दृष्टि से उसकी जगह पर रहकर उसकी कविता को और उसके मर्म को समझ सकते हैं, तब तो मानकर चलिए कि आपने अपनी योग्यता, अपनी कुशलता, अपने कौशल का प्रमाण दे दिया, और तब आपका अनुवाद मात्र अनुवाद नहीं रह जाएगा, बल्कि मूलतः कवि के कथन को पूरी शिद्दत से, पूरी कुशलता से कहने की कला का एक साक्षात प्रमाण बन जाएगा। हम यहां पर आपको
प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर प्रभाकर माचवे के एक कथन से जोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर माचवे ने कहा है कि काव्यानुवाद सुगंध शीशी के बदलने के बराबर है। एक शीशी की सुगंध दूसरी शीशी में उड़ेलने की प्रक्रिया में सुगंध का कुछ अंश हवा में विलीन हो जाता है। संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में हुआ है। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास की रचनाओं का सफल अनुवाद किया है। उसी प्रकार हम याद रखें, हिंदी के भी साहित्यकारों की रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद करने के जो प्रयत्न होते रहे हैं, उनमें कविता को भी सदैव महत्व दिया गया है। परंतु हम इन मूलभूत गुणों का ध्यान रखते हुए, जिनकी चर्चा हमने अभी आपसे की है, यदि अनुवाद को समझने का प्रयास करेंगे तो कविता के अनुवाद और अनुवादक के गुणों को साथ साथ भली भांति समझ सकेंगे। इसके बाद हम आते हैं कहानी पर। कहानी अपेक्षाकृत अधिक संश्लिष्ट विधा है। उसमें स्थान का महत्व है, पात्रों का, चरित्रों का महत्व है, समाज, राष्ट्र, देश और उसके परिवेश का भी उसमें महत्व रहता है। कहानी बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, वह लघु कथा भी हो सकती है। आजकल छोटी और छोटी से छोटी कहानी लिखने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इसलिए अनुवाद के माध्यम से कहानियों के मर्म को लोगों तक पहुंचाने की संभावनाएं भी दिनों दिन प्रबल होती जा रही हैं। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी जो कहानी है, बड़े जो उपन्यास हैं, उनका भी अनुवाद किया गया है। वह बात अपनी जगह पर है। परंतु वर्तमान युग में हम देखते हैं कि जीवन के इतने पक्ष हो गए हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं का विस्फोट सा चल रहा है। हम संचार विचार के युग में जी रहे हैं। हर पल, हर क्षण एक बदलता हुआ रूप लेकर हमारे सामने आ रहा है। यह भी कहा जाता है कि एक ही बात निश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है। अनिश्चय के वातावरण में हम जी रहे हैं। तब जाकर जीवन को लेकर, मनुष्य के व्यवहार को लेकर कहानी लिखने की संभावनाएं भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में एक भाषा में लिखी गई कहानी को दूसरी भाषा में यदि आप पहुंचाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको कविता की तरह दोनों भाषाओं के मर्म को बहुत गहराई से समझना होगा। मराठी उपन्यासकार शिवाजी सामंत का उपन्यास आपने नाम सुना होगा, मृत्युंजय। मराठी में उस उपन्यास को जितनी प्रसिद्धि और जितनी लोकप्रियता प्राप्त हुई होगी, कहा जा सकता है कि उससे अधिक लोकप्रियता उन्हें उसका हिंदी में अनुवाद किए जाने के बाद प्राप्त हुई। मृत्युंजय उपन्यास को ध्यान में रखें। कथाओं का अनुवाद कविता की अपेक्षा सरल अवश्य है, परंतु उसे हद से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक सरल समझ लेने की गलती भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहानी के मूल प्रवाह, उसके मूल उद्देश्य, उसके लक्ष्य, उसके पात्र, चरित्र, उन पात्रों के लिए गढ़ी गई भाषा, उसकी स्वाभाविकता, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जब अनुवाद किया जाएगा तो वही अनुवाद सार्थक कहलाएगा और अनुवाद का उद्देश्य भी पूर्ण हो सकेगा। भाषा सहज है तो वह सहज ही होनी चाहिए अनुवाद में। अगर वह संश्लिष्ट है, साहित्यिक है, तो उसकी रक्षा करने के लिए अनुवादक को दूसरी भाषा में भी उसी तरह से लिखने की योग्यता अर्जित करनी होगी। पहले उसे अध्ययन करना होगा, मूल पाठ को समझना होगा, मूल कहानी को समझना होगा और तब जाकर वह सार्थक अनुवाद कर सकेगा। इसी प्रकार नाट्य साहित्य में विभिन्न चरित्र होते हैं, उनके बीच संवाद होता है। उन चरित्रों को, उन संवादों को भी कहानी की तरह स्पष्ट रूप से समझने वाला अनुवादक ही सही ढंग से अनुवाद कर पाएगा। वैसे एक विधा के रूप में नाटक का अनुवाद कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए मानवीय संवेदनाओं की गहरी समझ चाहिए। पात्रों को जिस तरह प्रस्तुत किया गया है, उसके द्वंद्व को, उसकी अकुलाहट को, उसकी छटपटाहट को लिखने वाले ने जिस तरह से अभिव्यक्त किया है, वह एकालाप हो, आत्मालाप हो, या परस्पर संवाद हो, या सामूहिक संवाद हो, या कहीं पर खामोशी हो, केवल संगीत हो, कुछ नहीं कहा जा रहा हो,
उसके अंतराल को पढ़ने की क्षमता भी अपने भीतर पैदा करनी होगी, तब जाकर के आपका अनुवाद सार्थक होगा। इसलिए नाट्य विधा में अनुवाद के लिए नाट्य कला, नाट्य रंगमंच, उसकी प्रस्तुति, उसके प्रभाव, श्रोता, दर्शक और प्रस्तुतकर्ता के बीच के संबंध, इन तमाम बातों को, रंग कर्म के गुणों को भी समझकर यदि अनुवाद किया जाएगा तो वह अनुवाद प्रभावशाली होगा और कामयाब भी कहा जाएगा। एक और पक्ष बनता है उपन्यास का। यदि कहानी के विस्तृत और विशाल रूप को हम उपन्यास के रूप में देखते हैं तो हम यहां पर इतना ही कहना चाहेंगे, उपन्यास अपेक्षाकृत विशाल होता है, व्यापक होता है, विस्तृत होता है। कहानी के लिए अनुवाद के जिन मूलभूत गुणों की हमने चर्चा की है, उन गुणों को यदि आप ध्यान में रख लें तो उपन्यास साहित्य का अनुवाद भी आप पूरी सफलता के साथ कर सकते हैं और उसके गुणों को समझकर परीक्षा में लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्मरण हो, रिपोर्टाज हो, डायरी लेखन हो, रेखाचित्र हो या कोई भी विधा हो, मूलतः एक अनुवादक को साहित्यकार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना ही पड़ेगा यदि उसे साहित्यिक अनुवाद करना है। वह पूर्ण रूप से उतना ही कुशल कवि हो, लेखक हो, कहानीकार हो, उपन्यासकार हो जरूरी नहीं है, परंतु लिखने वाले के भाव जगत और उसके मस्तिष्क से तादात्म्य स्थापित करने के लिए अनुवादक को उन भाषाओं में वैसे कल्पना लोक में पहुंचने की योग्यता का विकास तो करना ही होगा जिसके बिना अनुवाद को आप अनुवाद कह ही नहीं सकते। इस प्रकार हम देखते हैं हिंदी में साहित्यिक अनुवाद के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ पहलू हैं और व्यवहार के धरातल पर उसे सफल बनाने के लिए कुछ आवश्यकताएं भी हैं। यदि इन पर हम बराबर ध्यान देंगे तो हमारा साहित्यिक अनुवाद सार्थक भी होगा, प्रभावी भी होगा, व्यापक भी होगा और अध्ययन की दृष्टि से हमारी समझ भी साहित्यिक अनुवाद को लेकर पुष्ट और परिपुष्ट होगी। संशय की कोई जगह नहीं रह जाएगी।